हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड्स लेक्चर नंबर 4 के साथ। और प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बॉयंट फोर्स आप कह सकते हैं, बेसिकली बॉयंट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये वैसे हमने क्लास 9th में ये पिटारा चालू हो जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, उसी को कंप्लीट करेंगे। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर मेरे पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए, है ना। नहीं तो वैसे ये लेक्चर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, आप समझ तो डायरेक्टली भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज के कार्यक्रम के साथ। तो कार्यक्रम आज का है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बेटा ये आप जानते हैं कि आर्किमिडीज साहब ने कहा क्या था, है ना। आर्किमिडीज साहब ने कहा क्या था? आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि अगर कोई बॉडी, अगर मान लो ये कोई लिक्विड है ना, ये कोई कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ और इसमें कोई बॉडी अगर इमर्स्ड है ना, तो भले वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो, भले वो पार्शियली इमर्स्ड हो, है ना। तो आर्किमिडीज साहब क्या कहते हैं? आर्किमिडीज साहब कहते हैं बॉयंट फोर्स। पहली बात तो बेटा बॉयंट फोर्स क्या होता है? फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज नोन एज बॉयंट फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज नोन एज बॉयंट फोर्स। तो आर्किमिडीज साहब कहते हैं कि भाई जो फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड है या जो अपथ्रस्ट है या जो बॉयंट फोर्स है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो बेटा यहां पर फ्लूइड कौन सा डिस्प्लेस है? इस वाली कंडीशन में ये वाला डिस्प्लेस्ड है। इतनी जगह से पानी को हटाया गया है और यहां पर इतनी जगह से हटाया गया है, उसका जो वेट है उतना बॉयंट फोर्स है। तो वेट जितना उस फ्लूइड का जिसको हटाया गया उतना बॉयंट फोर्स। अब थ्रस्ट नाम क्यों दिया? क्योंकि थ्रस्ट रिलेटेड टू फोर्स है, अब क्योंकि ऊपर को आता है ना। तो बेटा बेसिकली मतलब जो आर्किमिडीज साहब कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज रो एल, लिक्विड की डेंसिटी, इनटू वॉल्यूम जो पानी में है, मान लो स्मॉल वी पानी में है, इनटू जी। ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना, मतलब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू जी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये आर्किमिडीज साहब कहते हैं। तो आर्किमिडीज साहब कहते हैं जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वही बॉयंट फोर्स है। बॉयंट फोर्स क्या होता है, या जो अपथ्रस्ट होता है, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ऐसा आर्किमिडीज ने कहा। ऐसा किसने कहा? आर्किमिडीज ने। अब ऐसा क्यों कहा, है ना, पीछे रीजन क्या है? ऐसा कहने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। वो रीजन क्या है उसको मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूं, पर पहली बात बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आर्किमिडीज ने क्या कहा। पहले अपने भेजे में ये डाल लीजिए फटाफट से, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं कायदे से। आर्किमिडीज ने कहा जितनी वॉल्यूम, जितने वेट को लिक्विड को डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड का जो वेट है ना बेटा, वो ही बॉयंट फोर्स है। दैट इज रो एल इंटू वी, मतलब जो भी पानी की वॉल्यूम को जो डिस्प्लेस किया, लिक्विड की वॉल्यूम को, रो एल वी जी, ये बॉयंट फोर्स। ठीक है, आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, है ना। क्या इसको हम फील कर सकते हैं इस बात को? आओ देखें बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपको पक्का समझा ले जाऊंगा, बस आपको ध्यान से मेरी बात को समझना होगा, है ना। इसको समझाने के 2 तरीके हैं, एक मैथमेटिकल और एक डायरेक्टली मैं बातों बातों में समझा सकता हूं। और बस मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मैथमेटिकल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फील नहीं आएगी तो मजा नहीं आएगा। तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, आर्किमिडीज की तरह सोचना थोड़ा सा गलत रहेगा। आपके आईआईटी के क्वेश्चंस जो हैं आए हुए, वो बेटा आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं, है ना, अगर आप आर्किमिडीज की तरह सोचेंगे। तो सोचने का तरीका केवल आर्किमिडीज वाला सही नहीं रहेगा, है ना। ऐसा क्यों? मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आएगा ही, बाकी आज के आगे के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। बस दिमाग में डाल लीजिए डोंट थिंक लाइक आर्किमिडीज, है ना। मतलब फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड निकालना है तो रो वी जी से अगर आप निकालने वाले हैं तो बेटा आईआईटी यहां तक सीमित नहीं रहेगा, है ना। आईआईटी इससे ऊपर छलांग मार सकता है। पर आर्किमिडीज ने ऐसा क्यों सोचा? आओ ऐसा क्यों हो सकता है पहले तो ये बताते हैं। काफी जगह ये ट्रू आती है बात, जैसे मान लीजिए ये एक, पहले मैथमेटिकली प्रूव कर देता हूं। मान लीजिए सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल क्यों ले रहा हूं? ताकि आसान हो जाए, है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा लूंगा तो भी प्रूव कर लूंगा, है ना, बिल्कुल प्रूव करा दूंगा टेढ़े मेढ़े के लिए भी, है ना। क्योंकि अगर सीधे साधे के लिए प्रूव किया, टेढ़े मेढ़े के लिए लगाया तो थोड़ी सी गड़बड़ बात है। टेढ़े मेढ़े के लिए प्रूव करो, सीधे साधे के लिए लगा दो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। पर आज थोड़ा सा उल्टा काम करो, पहले सीधे साधे के लिए कराऊं फिर टेढ़े मेढ़े के लिए, है ना, मैं आपको बता दूंगा। तो बेटा देखो, पहली बात, इधर से भी प्रेशर इंटू एरिया फोर्स आएगा, इधर से भी आएगा। इधर से ज्यादा आएगा, इधर से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे आ जाते प्रेशर बढ़ेगा, इधर से और ज्यादा, इधर से और ज्यादा। अब यहां से बेटा, यहां पर मान लो प्रेशर P1 है तो P1 इंटू ए, ये नीचे को फोर्स आएगा। और यहां से क्या आएगा बेटा, अगर इसकी हाइट अगर h है तो वो हो जाएगा P1 प्लस रो जी एच।
ये हो गया, यहाँ पे प्रेशर, अगर यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे प्लस रो जी एच इंटू ए, ये ऊपर को आ गया। साइड वाले फोर्स तो कैंसिल हो गए, तो नेट में ऊपर को जो फोर्स आ गया, फोर्स अप्लाइड बाय जो लिक्विड आ गया, बेटा ये सोचने का तरीका अच्छा है ना। अब यहां से निकल के क्या रह जाए, अच्छा ये लिक्विड की डेंसिटी तो मालूम ही है, तो रो एल जी एच ए, क्योंकि P1 है तो कट जाएंगे, है ना, रो एल जी एच ए। एच ए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, एच इंटू ए हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना, तो रो एल इंटू वॉल्यूम, है ना, इसकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम इंटू जी। अरे वाह, ये तो वही चीज आ गई। हाँ, ये तो हम प्रूव कर पाए। तो बेटा इसको आप फटाक से छाप सकते हैं। तो हमने आपके सामने प्रूव कर दिए बिल्कुल सिंपल चीज को, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि भैया देखो ये वाले फोर्सेस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर से P1 है, इधर से P1 प्लस रो जी एच, इधर से P1 प्लस रो जी एच ए, है ना, तो P1 है कट जाएंगे, यहाँ पे P1 होगा तो यहाँ पे P प्लस रो जी एच ही होगा। H डेप्थ नीचे जाते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है, H नीचे जाते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है, H नीचे जाते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है, तो यहाँ पे P1 ए नीचे को, तो यहाँ पे P1 प्लस रो जी एच प्रेशर हो जाएगा इंटू ए ऊपर को फोर्स आ जाएगा। आया, बहुत शानदार। अब ये आ गया बेटा फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन दी बॉडी, जो आ रहा है रो वी जी, जहां पे डेंसिटी किसकी होती है, लिक्विड की, वॉल्यूम किसकी होती है, बॉडी की जो पानी के अंदर है ना, इनटू जी, है ना। अब बेटा इसको ऐसा करते हैं, इसी बात को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए। पर बेटा पहले एक बार इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, जहां पर मैंने प्रेशर P1 मान लिया, तो यहाँ H नीचे आके क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो जी एच, P1 प्लस रो जी एच ए ऊपर, P1 ए नीचे, साइड वाले फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जितना इधर से आएगा उतना इधर से, क्योंकि वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे, प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, साइड वाले फोर्स, हॉरिजॉन्टल वाले नेट फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट में ऊपर को फोर्स आ गया रो एल जी एच ए, दैट इज रो एल इंटू वी इंटू जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इंटू जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। बड़े कहानी बढ़ाई जाए आगे, बिल्कुल बढ़ाई जाए आगे। अब इसको फील करने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए। बेटा पहली बात, यहां लकड़ी हो, लोहा हो, कॉपर हो, ब्रास हो, जिंक का ये सॉलिड हो, किसी चीज का भी सॉलिड हो, बेटा प्रेशर इनटू एरिया आना है फोर्स, और प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, रो जी एच, बल्कि प्रेशर डिफरेंस, तो रो जी एच किस पे डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पे, ना कि सॉलिड की डेंसिटी पे, क्योंकि बेटा लिक्विड ने फोर्स लगाना है, तो लिक्विड का वहां पर, यहां पर कितना प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, प्रेशर डिफरेंस करेगा रो एल जी एच पे, है ना, जो यहां से यहां में जो प्रेशर डिफरेंस आए इनटू एरिया, ये फोर्स आएगा। भले अब टेढ़ी मेढ़ी बॉडी, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, एक ऊपर से फोर्स आ रहा है, एक नीचे से, जो उसका डिफरेंस है वो फोर्स है नेट में। और बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब ये लकड़ी की बॉडी हो, ये लोहे की बॉडी हो, ये कॉपर की हो, ये जिंक की हो, ये ब्रास की हो, ये किसी एलॉय की हो, या ये प्योर मटेरियल की हो, मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, इस पे जो टोटल फोर्स आने वाला है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई है। तो मैंने क्या समझा दिया, यहां पर किसी भी मटेरियल की बॉडी हो, जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो तो वही लगाएगा, जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो तो वही लगाएगा, है ना। इसीलिए तो कुछ बॉडीज डूब जाती है और कुछ नहीं डूबती हैं, जो हल्की होती हैं वो नहीं डूबती हैं, क्योंकि लिक्विड ने तो वही फोर्स लगाना है ना। तो कुछ बॉडीज को वो बैलेंस कर सकता है, जो भारी होंगी वो डूब जाएंगी। मरकरी को डालोगे पानी में डूब जाएगी, आयरन को डालोगे पानी में डूब जाएगा, है ना। तो बेटा कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीजें पानी में नहीं डूबती हैं। ये भी इसी चीज को बताना चाह रहा है ना, कि जो पानी जो फोर्स लगाने वाला है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी बॉडी है ना। अगर वही वॉल्यूम है तो जो पानी फोर्स लगाने वाला है वो बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा प्यारे बच्चों, वो बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा जो पानी फोर्स लगाने वाला है ना। अब बेटा मेरी बात सुनो, लेकिन अगर यहाँ पे पानी ही हो, अगर इस जगह पे पानी ही हो, तो पानी ही होगा तो क्या होगा, पानी तो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर पानी ही होगा, अगर इतनी जगह पे पानी ही हो तो भी पानी वही फोर्स लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन अगर पानी ही होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर पानी ही होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। बेटा अगर यहाँ पे इस जगह पे पानी ही हो तो पानी ही होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर यहाँ पे पानी ही होगा तो पानी क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगा। और इसका मतलब अगर पानी ही होगा और पानी इक्विलिब्रियम में हो तो पानी का एक तो वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा,
तो बेटा अगर रो एल वी जी ये पानी का वेट है जो नीचे लग रहा है, इक्विलिब्रियम में अगर होगा, पानी होगा तो बिल्कुल ग्लास में, अगर आप मान लो एक बाल्टी में, बकेट में पानी भरा हुआ है, उसमें एक इमेजिनरी पानी की वॉल्यूम कंसिडर कर लीजिए। पानी अगर, अब मैं कह रहा हूं उसमें कोई भी लिक्विड होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा थोड़ा ना अचानक से लिक्विड उछल के ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जो लिक्विड है वो वहीं का वहीं स्टेशनरी शांत लिक्विड है बाल्टी के अंदर, है ना। बकेट के अंदर जो भी लिक्विड होगा बेटा वो कैसा होगा, शांत होगा, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है वहीं पे, उसी जगह पे, ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है, वो लिक्विड वहीं का वहीं है। वो लिक्विड प्यारे बच्चों वहीं का वहीं है, ना वो लिक्विड ऊपर आ रहा है ना वो लिक्विड नीचे जा रहा है। कोई भी शेप ले लीजिए, कोई भी इमेजिनरी लिक्विड की शेप मान लीजिए, अंदर ऐसी शेप मान लीजिए, वो वहीं की वहीं है। इसका मतलब जितना उसका वेट होगा उतना ही बाकी लिक्विड मिलकर उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, उतने ही बाकी लिक्विड मिलकर उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, तभी तो बेटा इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो बेटा इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, और बेटा पानी के बदले लकड़ी हो, लोहा हो, बेटा प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, पीडीए 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 करके बेटा फोर्स आना है। पीडीए 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 के इंटीग्रेशन से बेटा फोर्स आना है। प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से जो मैं समझाने वाला हूं, पीडीए वेक्टर के इंटीग्रेशन से बेटा फोर्स आने वाला है ना। और ये जो फोर्स आने वाला है पीडीए के इंटीग्रेशन से, है ना, मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूं वही पॉइंट फोर्स है। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है और क्लोज्ड अगर सरफेस हो तो बाहर को होता है। तो जो लिक्विड ने फोर्स लगाना है वो एरिया वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर मेरे को बोलना चाहिए ये जो फोर्स होगा वो माइनस डीए वेक्टर की तरफ को होगा, वो किसकी तरफ को होगा, माइनस डीए वेक्टर, है ना। तो माइनस पी डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन फोर्स है, तो बस बेटा वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है, और प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। ये लोहा हो, लकड़ी हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। और बेटा अगर सोचो लिक्विड होगा, अगर पानी में, पानी ही ले लो उस शेप का, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जितना उसका वेट है उतना ही उस पर बाकी लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। और पानी ने जो फोर्स लगाना है वहां पे, अब पानी, वहां पे लोहा हो तो भी वही फोर्स आएगा, रो वी जी, है ना। तो बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा, पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा। बिना देखे, बिना किसी मैथमेटिक्स के मैं इस बात पे पहुंच पा रहा हूं, और वो भी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी के लिए, कि अगर यहाँ पे पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा, जितना उसका वेट है उतना ही बेटा बॉइंट फोर्स होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तभी तो प्यारे बच्चों वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है, जितना उसका वेट होगा उतना ही उस पर फोर्स आ रहा होगा ऊपर को, तभी नेट फोर्स जीरो। अब पानी के बदले लोहा होगा तो भी बेटा प्रेशर तो वही आएगा एच डेप्थ पे, है ना। कंटेनर की मैं कह सकता हूं बस शेप चेंज हो गई, और शेप पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता, तो डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो बेटा वही प्रेशर होगा, वही प्रेशर इनटू एरिया, वही वही फोर्सेस होंगे, तो वही टोटल फोर्स आएगा रो वी जी, वही टोटल फोर्स आएगा रो वी जी। पर सवाल उठता है, मैंने अभी आपको कहा कि आर्किमिडीज की तरह नहीं सोचना है, ये दिमाग में जरूर रखेंगे, पर अभी लगातार इसके पीछे ना पड़ जाए, है ना। मैं बिल्कुल ये बातें क्लियर करूंगा कि आर्किमिडीज की तरह क्यों नहीं सोचना है, 100% ये बातें समझ में आएंगी, है ना। तो अभी मैंने समझा क्या दिया बेटा, जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वो बॉइंट फोर्स है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोहे की अगर चीज है, मैं कह रहा हूं उसके बदले पानी ही ले लो, तो पानी होता तो इक्विलिब्रियम में होता, तो उसका वेट क्या होता, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू जी वेट, उतना ही तो उस पर फोर्स होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब बॉइंट फोर्स होता है रो वी जी, इसका मतलब बॉइंट फोर्स होता है रो वी जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड जी। तो रो एल वी जी, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, रो एल इंटू वी क्या है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इंटू जी क्या है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इंटू जी क्या है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो रो वी जी, तो बेटा आर्किमिडीज ने क्या बोला, अपथ्रस्ट ऑन अ बॉडी इज वेट ऑफ liquid displaced, upthrust और buoyant force on a body is equal to weight of liquid displaced, है ना। upthrust कह लीजिए, buoyant force कह लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, मतलब लिक्विड ने जो फोर्स लगाना है that is buoyant force and that is equal to weight of liquid displaced and that is equal to weight of liquid displaced। हाँ भाई चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे। बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, बॉइंट फोर्स आया रो एल वी जी, रो एल वी जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड रो वी जी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड रो वी जी। अब बेटा प्यारे बच्चों, अगर मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में होगा, जिस शेप में छोड़ दो उस शेप में इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो बेटा मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि यहां पर अगर कोई अगर पानी ही मान ले, इस आर्बिट्रेरी शेप का पानी, और उसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे, तो रो वी जी तो यहीं पे लग रहा है ना। और बेटा एम जी जो, अब जो मैं बस आपको ये कह सकता हूं जो इसका वेट है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा।
अब जो रो वीजी जो मेरे को बॉइंट फोर्स लगाना है वो कहां पे लगाऊं? अगर यहां लगाऊंगा इस पॉइंट पे तो बेटा कपल जनरेट हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स होंगे, तो बेटा फिर क्या होगा, मतलब दो फोर्स इक्वल होंगे, लेकिन अगर कुछ सेंटर से कुछ डिस्प्लेसमेंट, अगर मतलब दोनों सेम लाइन पे नहीं होंगे तो टॉर्क आ जाएगा, तो घूम जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं कि लिक्विड अपने आप घूमने लग जाए। तो ना तो इधर से हो सकता है ना इधर से हो सकता है, और ना ही ऊपर से भी हो सकता है। क्यों बेटा? बेटा उसी पॉइंट से ही जाना पड़ेगा। मान लो अगर यहां पे आ गए तो अब आपको लगेगा अब तो इक्विलिब्रियम में, अब क्या दिक्कत है? बेटा पानी को अगर आपने मान लो हाथ से ऐसे पकड़ा, अंदर हाथ डाले, अब आपने ऐसे पानी को टेढ़ा कर दी, तो कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपने टेढ़ा किया तो आपके हाथ को पानी खींच रहा है इधर को वापस? नहीं। जबकि अगर ये ऐसा होता कि बॉइंट फोर्स थोड़ा सा ऊपर लग रहा होता और वेट नीचे लग रहा होता, तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दें तो बॉइंट फोर्स ऐसे ऊपर और वेट नीचे, तो भी तो बेटा वापस को एक टॉर्क आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो भी तो वापस एक टॉर्क आ रहा है। आया नहीं आया? तो भी तो बेटा वापस देखिए ना, एक सेंटर ऑफ मास और एक सेंटर ऑफ बॉयंसी, इस पे ऊपर को लगा, इस पे नीचे को लगा, तो भी तो बेटा एक फोर्स आ रहा है जो उसको वापस लेके आना चाह रहा है। फोर्स जनरेट ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बेटा पता क्या हुआ, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं, कब ऐसा हो सकता है कि हमेशा ये एक ही लाइन के लॉन्ग रहे? जब जहां पे सेंटर ऑफ मास है वाटर का, वहीं पे ही बॉइंट फोर्स लगे। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज, मतलब बॉइंट फोर्स कहां पे हमको लगाना होता है? बॉइंट फोर्स हमको लगाना होता है एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तभी बेटा ऐसा हो सकता है कि हमेशा इक्विलिब्रियम, जिस अगर आप इसको पानी के अंदर पानी को टेढ़ा कर दो तो पानी ऐसा नहीं होता कि वापस आना चाहे अपनी अपनी नहीं, हमको तो वापस आना भैया, हम कैसे टेढ़े हो सकते हैं, है ना? तो अगर आपने हाथ पानी के अंदर डाला और आपने ऐसे किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके हाथ पे एक फोर्स आ रहा है फिर उसके बाद कि आपके हाथ को सीधा करना चाह रहा है। अगर आ जाए तो तुरंत हाथ में चप्पल लो और दौड़ो, है ना? तो प्यारे बच्चों, बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो बॉइंट फोर्स लगता कहां पे? बॉइंट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बॉइंट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है? आया? आया सर, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो बेटा अब बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि ये एक चीज हो गई, है ना? मैंने आपको ये बता दिया कि बॉइंट फोर्स कहां पे लगता है, ये भी आपको समझा दिया। अब बेटा इसके बाद बेटा कहानी आती है, बेटा मैंने आपको ये बता दिया सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है। सेंटर ऑफ बॉयंसी बेसिकली पॉइंट है जहां पे हमको बॉइंट फोर्स लगाना है। सेंटर ऑफ बॉयंसी के बेटा, सेंटर ऑफ बॉयंसी एक पॉइंट है जहां पे हमको बॉइंट फोर्स अप्लाई करना है। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। अब बस बेटा मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, है ना, कि ये जो आर्किमिडीज वाला तरीका है वो सही क्यों नहीं है। मैं जस्ट आपके सामने 2-3 एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। पहले एग्जांपल में वैसे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक ही फ्लूइड है, ये मान लीजिए एच हाइट का, एच हाइट अंदर है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीए प्लस रो जी एच है। पीए प्लस रो जी एच, यहां पे प्रेशर हो जाएगा इनटू एरिया, ऊपर को फोर्स हो जाएगा। सही है? और जो यहां से साइड से फोर्स आ रहा होगा वो आपस में बैलेंस हो जाएगा, वो आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो ये ऊपर आ रहा है, तो लिक्विड से जो फोर्स आ रहा है नेट में ऊपर आ रहा है, और वो ये आ रहा है, ये पीए इंटू ए हो गया, और एच ए हो गई वॉल्यूम जो पानी के अंदर है, रो वी जी हो गया। क्या तो आया? आया भैया? बिल्कुल आया सर, कोई दिक्कत नहीं। पीए ए प्लस रो वी जी, पीए ए प्लस रो वी जी आ गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अब देखो प्यारे बच्चों, मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो निकल के आया पीए ए प्लस रो वी जी, क्या ये रो वी जी के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड? नो। ध्यान से देखिए बेटा, क्या मैं कह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूं। ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं कि फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। क्या कह सकता हूं? बिल्कुल नहीं। आइए देखिए, और मैं आपको एक दो सिचुएशन दिखाता हूं, लेकिन आप ये नोट करते चलिए साथ साथ में। अब देखिए इसके बाद बेटा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो ये एक सिलेंडर है ना, फिर से वही सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब लेकिन यहां पे दो लिक्विड है, एक ये वाला जिसकी डेंसिटी मान लो रो 1 है, और नीचे एक भारी वाला जिसकी डेंसिटी रो 2 है, जिसको मैं ऐसे डार्क लाइन से दिखा रहा हूं। ये भी एक लिक्विड है, ठीक है। अब बेटा ये रो 2 डेंसिटी का, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बताइए कि टोटल बॉइंट फोर्स क्या है बेटा। अब मैं आपको बताऊं, मतलब अगर इसको अगर एक आम स्टूडेंट से अगर हम पूछते हैं, बच्चा एक आम गलती जो करता है वो टोटल बॉइंट फोर्स इस पे क्या बताएगा?
वो कहेगा इसके कारण ρ1v1g, पहले लिक्विड के कारण, तो वो कहेगा ρ1v1g, और मान लीजिए ये हाइट है h1 और ये वाली जो है ये h2 है और एरिया a है, ρ1 h1a g प्लस ρ2 h2a g, आया या नहीं है, ρ1 h1a g प्लस ρ2 h2a g, ठीक है, दैट इज ρ1v1g प्लस ρ2v2g, है ना, ये आया। और अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जो ρ1v1g प्लस ρ2v2g ये जो निकल के आ रहा है बॉइंट फोर्स, अब जो बॉइंट फोर्स आया वो आया ρ1v1g प्लस ρ2v2g, है ना। इन जनरल लगता यही कि इसका लिक्विड 2 का H2a वॉल्यूम डिस्प्लेस करिए और लिक्विड 1 की H1a डिस्प्लेस करिए, पर बेटा अगर कोई कहे फोर्स बाय लिक्विड 1, तो वो अगर हम इसको इसके बराबर कर दे, फोर्स बाय लिक्विड 1 ये और फोर्स बाय लिक्विड 2 ये है, तो बेटा ये दोनों की दोनों बातें ही गलत है। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड ऑफ 1 क्या हो गया, ρ1v1g, और लिक्विड 2 का क्या होगा, ρ2v2g। पर प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, लिक्विड 1 तो इधर से जो फोर्स लगाएगा उतना ही इधर से भी लगाएगा, लिक्विड 1 जो फोर्स लगाएगा यहां पे वो 0 है। ऐसा नहीं कि फोर्स में फिर ये ρ1 वाला एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि उसके कारण प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर यहीं से लिक्विड 2 स्टार्ट होता तो ρ2gh2 ही प्रेशर आता है यहाँ पे, Pa प्लस ρ2gh2, लेकिन अब क्या आएगा, Pa प्लस ρ1gh1 प्लस ρ2gh2। तो यहां पर जो बेटा प्रेशर इनटू एरिया जो फोर्स आएगा, पहले प्रेशर लिखते हैं, Pa प्लस ρ1gh1 प्लस ρ2gh2, ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया, ये ऊपर को फोर्स आ गया। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ऊपर को फोर्स। और ये क्या बन जा रहा है, P जो लिक्विड 2 के कारण फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी लिखूं तो वो ये निकल के आ रहा है, PAA प्लस ρ1gh1a प्लस ρ2gh2a, ये आ रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज ρ1v1g प्लस ρ2v2g, PAA प्लस ρ1v1g प्लस ρ2v2g, दैट इज लिक्विड 2 का भी गलत आया और टोटल भी गलत आया। लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 का फोर्स निकालेंगे, लिक्विड 1 का तो 0 है। अगर हाँ साथ में एटमॉस्फेयर का ले ले, PAA जो ऊपर से आएगा PAA, हाँ तो फिर एटमॉस्फेयर का लिक्विड 1 का लिक्विड 2 का मिला के वो बना जो बॉइंट फोर्स जिसको बोल रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों बस मैंने आपको ये बता दिया कि कोई पूछेगा लिक्विड 1 का फोर्स आएगा तो कैसे लिखेंगे, आर्किमिडीज की तरह नहीं सोचेंगे, ρ1v1g नहीं बोल देंगे, है ना। ऐसा ना हो कि आंख मूंद के बोल दे ρ1v1g, गड़बड़ हो जाएगी। और बेटा ये जो अप थ्रस्ट है ना बेटा, अप होना भी जरूरी नहीं है, खाली अप में होना भी खाली जरूरी नहीं है, ये भी अभी मैं आपको दिखा देता हूं। पर प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, मेरी बात एक समझ लीजिए, जब भी आपको पूछा जाए लिक्विड के कारण फोर्स, तो लिक्विड के कारण फोर्स प्रेशर इनटू एरिया है बेस्ट मेथड सोचने के लिए। कौन सा मेथड बेस्ट है सोचने के लिए, प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा मेथड बेस्ट है, प्रेशर इनटू एरिया। ρVG डायरेक्टली मत सोचिए। इस वाले एग्जांपल को मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, है ना। एक बार इसको रब करते हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं, एक एक लाइन मैं लिखूंगा, एक एक लाइन साथ में आप लिखते चलिए, बड़े अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी और तभी मजा भी आएगा प्यारे बच्चों। बस एक सेकंड जरा मैं रब कर लेता हूं। बस दो लिक्विड में एक बॉडी इमर्स्ड है ना। मैं जस्ट एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूं, आप लिख लीजिए, अ बॉडी इज इमर्स्ड इन two immiscible liquids as shown in figure. A body is immersed in two immiscible liquids as shown in figure. लिख लीजिए फटाफट से, ये एक बॉडी है, ये एक कंटेनर है, ये एक बॉडी है, ये ρ1 है, ये ρ2 वाला है। मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये H1 है, ये H2 है। तो कोई कहेगा फोर्स बाय लिक्विड 1 तो क्या बोलेंगे, 0। क्यों बोलेंगे 0, क्योंकि जितना इस तरफ से आएगा उतना इस तरफ, जितना यहां से उतना यहां से, साइड वाइज यार कैंसिल, ऊपर को आ ही नहीं सकता। लिक्विड 2 के कारण कितना आएगा, यहां पे प्रेशर पहले लिखिए, प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स लिखिए, तो PA प्लस ρ1gh1, ये यहां का प्रेशर है, PA प्लस ρ1gh1, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस ρ2gh2, यही हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा बच्चों। अब फोर्स बाय लिक्विड 2 क्या हो जाएगा, फोर्स बाय लिक्विड 2 हो जाएगा,
यहां पे प्रेशर आ गया, प्रेशर इंटू एरिया कर दो बस, इंटू एरिया। तो ये बन के गया PAA प्लस ρ1 G H1A प्लस ρ2 G H2A। H2A को आप V2 कह लीजिए, H1A को V1 कह लीजिए। तो ये आके क्या, ρ1 V1G प्लस ρ2 V2G प्लस PAA। ये लिक्विड 2 का फोर्स है बेटा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। ऐसा ना सोचिए लिक्विड 1 होने का कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, उसके कारण प्रेशर बढ़ा, उसी के कारण फोर्स जो आ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ा तो ही वो एक्स्ट्रा एक मतलब PAA प्लस ρ2 V2G के अलावा एक टर्म आ पाई, है ना, क्योंकि उसके कारण कुछ प्रेशर बढ़ गया, उसके कारण कुछ प्रेशर बढ़ गया। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। आई एक एग्जांपल और देता हूं जिसमें मैं आपको ये दिखाता हूं कि अप थ्रस्ट में जो अप है वही गड़बड़ नाम है बेटा। जो मतलब फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड है वो खाली ऊपर को ही हो ये भी जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं ये कैसे, ये भी बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े आराम से आप समझ पाएंगे। आइए देखिए, ये कंटेनर है, बेटा देखो ये ना ये रॉड है, यहां से वेल्डेड है, इधर तो पानी है नहीं, ठीक है। अब इधर से फोर्स आएगा, मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं क्योंकि यहां पे प्रेशर कम होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा। और इधर से जो आएगा है ना, हम समझ सकते हैं कि ये और कम। आप समझ पा रहे बेटा। 3D में देखें तो अगर ये कुछ इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इधर वाले दो होंगे लेकिन वो तो आपस में फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, पर इस तरफ ज्यादा इस तरफ कम, तो नेट फोर्स बेटा लिक्विड के कारण किधर को आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, नेट फोर्स ऐसे आ रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज नॉट इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड मे नॉट बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो खाली ऊपर को होना भी जरूरी है, वो खाली ऊपर को होना भी जरूरी नहीं है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत मुश्किल बात नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है, बड़े आराम से समझ में आ सकती है, बड़े ही आराम से समझ में आ सकती है, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड क्या समझ में आ रहा है, ऊपर को ही। हाँ अगर यहाँ पे ये वेल्डेड ना होता, यहाँ पे वाटर हो सकता होता, मान लो ऐसा होता है ना, तो बस प्यारे बच्चों मैं फिर आपको पता क्या कहूंगा, इसके कारण इस तरफ से ज्यादा आएगा, इस तरफ से कम, क्योंकि इधर प्रेशर कम होगा और नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। लेकिन इसके कारण भी तो एक उधर को आएगा। हाँ अब ऐसा हो सकता है कि नेट में ऊपर को जाए, कैसे, इधर को, तो नेट में कुछ इधर को हुआ लेकिन ये भी तो इधर को है, तो इसके कारण मिलके ऊपर को हो सकता है, इसके कारण मिलके ऊपर को हो सकता है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। तो बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, हाँ मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कहीं कहीं पे आपको ऐसा लग सकता है गड़बड़ हो रही, जस्ट मैं आपको एक फील देना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में अगर आपको कोई पूछेगा फोर्स बाय लिक्विड तो ऐसा ना आप डायरेक्टली रो VG लिखते हैं। बस मैंने आपको इतना समझा दिया, बाकी बेटा आप जब आप क्वेश्चंस करेंगे बड़े आराम से आप आंसर्स दे पाएंगे, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस लेकिन आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बस ध्यान से करें, है ना, आप ऐसा ना हो कि रो VG की माला डायरेक्टली ना जप लें, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार बेटा इसको फटाफट से नोट कर दीजिए ताकि अच्छे से समझ में रहे आपको और आपके दिमाग में रहे, नोट्स में रहेगा तो ही दिमाग में रहेगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है प्यारे बच्चों, जब नेट में फोर्स मतलब रो VG ना आए या ऊपर को ही ना आए, जैसे मान लीजिए वैसे तो बेटा होता क्या है ना, कोई भी अगर सॉलिड हो, है ना, तो जो दिखने में आपको ऐसे फ्लैट दिखता, फ्लैट नहीं होता, उसमें कुछ कुछ ऐसे मतलब इरेगुलरिटीज होती हैं, जो आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन चैप्टर में भी, कि जो मतलब जो एरिया कांटेक्ट में आता है वो 10 की पावर 4 में से 1 आता है, या 1 एरिया में से 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर ही कांटेक्ट में आता है। तो एक्चुअली यहाँ पे पानी ट्रैप्ड होता है जिसके कारण ऊपर को फोर्स आता है। पर सपोज करो अगर एयर टाइट हो, यहाँ पानी नीचे जा ही ना पाए, अब हेमिस्फीयर है जिससे पानी को डिस्प्लेस भी कर रखा है, लेकिन अब नीचे से फोर्स ही नहीं आ रहा, खाली ऊपर से ही आ रहा है, तो नेट में किधर को आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा। नेट में किधर को आ जाएगा, नीचे को। नेट में किधर को आ जाएगा, नीचे को, ऊपर कोई नहीं आएगा, तो जब एयर टाइट हो। आई होप बेटा मैं काफी सारी कंडीशंस आपको दिखा पाया हूं। और बेटा अब लिक्विड के कारण जब फोर्स निकालने को हमारे जब क्वेश्चंस बनेंगे, पेपर में जो क्वेश्चंस बनेंगे, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कंटेनर आराम से बेटा पड़ा हो फ्लोर पे, हो सकता है कंटेनर एक लिफ्ट में हो जो कि एक्सेलरेटेड हो, है ना। तो बेटा अगर कंटेनर एक लिफ्ट में है और मान लो एक्सेलरेटेड है ना, तो बेटा फोर्स फिर कैसे लिखेंगे, आइए मेरी बात समझ लेते हैं ध्यान से। मैं समझाना चाहूंगा उसी के लिए कि एक सिलेंड्रिकल है
है ना, एप्लीकेबल हर एक के लिए, क्योंकि वो आप आराम से विजुअलाइज करते चले जाएंगे। बेटा देखो, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, यहां पे भी प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, लेकिन बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि सोचिए अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो बेटा जहां पर जो प्रेशर बढ़ रहा था रो जी एच से बढ़ रहा था, अब बेटा यहां पर किस तरीके से बढ़ता है, अब यहां पर डीएमजी के बदले डीएमजी प्लस ए हो जाएगा हर एक पे फोर्स। क्या हो जाएगा फोर्स हर एक पे, डीएमजी प्लस ए हर एक मॉलिक्यूल पे। तो बेटा यहां पर जो प्रेशर बढ़ेगा वो जी के कारण नहीं, जी प्लस ए के कारण बढ़ेगा। तो यहां पर जो फोर्स आएगा ना प्यारे बच्चों, वो रो वी जी ना होके रो वी जी प्लस ए आएगा, मतलब जी के बदले जी इफेक्टिव आ जाएगा, जैसा कि आपने सिंपल पेंडुलम में भी देखा था, जैसा कि आपने सिंपल पेंडुलम में भी देखा था, है ना, और जैसा आप यहां पे भी देख रहे हैं, रो वी जी प्लस ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, रो वी जी प्लस ए। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। अब जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा रो वी जी प्लस ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। अब जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा रो वी जी प्लस ए। क्या आ जाएगा, रो वी जी प्लस ए, क्योंकि पहले यहां पर P1A आया था और यहां से बेटा जो फोर्स आया था नीचे से वो P1 प्लस रो जी प्लस एच इंटू ए, लेकिन यहां पर बेटा P1 प्लस रो जी प्लस ए इंटू एच आएगा बेटा प्रेशर, और इंटू ए करेंगे तो बेटा यहां जो बनेगा वो P1A तो कट जाएगा, एच ए वी, तो रो वी जी के बदले रो वी जी प्लस ए, दैट इज जी के बदले जी इफेक्टिव आ जाएगा। जी के बदले क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव। ऊपर को जा रहे हैं तो जी प्लस ए हो गया, नीचे को आएंगे तो जी माइनस ए हो जाएगा, नीचे को आएंगे तो जी माइनस ए हो जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। इस तरीके से बस आप सोच सकते हैं। बस आपको समझना क्या है बेटा, मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूं। अभी चीजें और ऐड हो सकती हैं, जब क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो यहां पर इसमें ड्रामा और ऐड हो सकता है ना, वहां पर लिक्विड को चार्ज भी कर देंगे। पर मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जस्ट आप ना इतनी बात मेरी सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर भले लिक्विड चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो भी आप कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी यहां पर है बॉडी उसके बदले लिक्विड रख दीजिए। लिक्विड हो, आयरन हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, फोर्स तो वही आएगा, पर लिक्विड होगा तो लिक्विड इस कंटेनर की रिस्पेक्ट में, यहां पर एक आदमी खड़ा करें तो ये क्या ये इक्विलिब्रियम है। तो लिक्विड अगर होता तो इसकी रिस्पेक्ट में जो फोर्सेस आते हैं, रो वी मास हो गया इंटू जी प्लस ए, क्योंकि सूडो फोर्स भी आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो बस अब जो फोर्स इसको दिखाई दे रहे हैं उतना ही बॉइंट फोर्स आएगा, क्योंकि अब ये है इक्विलिब्रियम में, तो लिक्विड के कारण जो फोर्स आएगा वो एफएल आएगा और वो इसके बराबरी को, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा। तो आपको क्या करना है, उस बॉडी को रिप्लेस कर दीजिए लिक्विड से, और लिक्विड होगा तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा। यही समझा है ना। ये आदमी कहेगा वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है, तो जो भी फोर्स लग रहा है वो लगा दीजिए और लिक्विड उतना ही लगा देगा। इसको इक्विलिब्रियम में करने के लिए जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस लिक्विड पे, उतना ही लिक्विड फोर्स लगा देगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। अब ऐसा करते बेटा, कुछ एक छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन जो बनते हैं वो भी फटाफट से कर लेते ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, पर नोट करते चलेंगे साथ साथ में। अब बेटा अगली एक सिचुएशन मैं कंसिडर करवा रहा हूं, अगर मान लो आइस है, अगर एक वाटर में आइस अगर वाटर में फ्लोट कर रही है ना, तो बेटा पहले बताइए आइस मतलब, वैसे आपने विजुअलाइज तो किया होगा, आइस फ्लोट करती है, डूब जाती है। आइस फ्लोट करती है, थोड़ा सा आइस का पोर्शन बाहर रहता है, थोड़ा सा आइस का पोर्शन बाहर रहता है ना। अगर आपने वो मूवी देखी हो टाइटैनिक, तो उसमें जब वो जो गार्ड्स होते हैं तो जिनको ड्यूटी पे लगाया होता है कि देखने के लिए कोई आइसबर्ग तो नहीं है ना, कोई बर्फ की चट्टान तो नहीं है, तो बेटा जब वो देखते हैं तो वो, आपको याद हो तो उसमें वो डायलॉग मारता है, जो एक कैप्टन होता है जो स्मार्ट सा होता है थोड़ा सा, वो बोलता है कि आई कैन स्मेल आइस, है ना, कि मतलब मैं तो आइस को सूंघ सकता हूँ, मेरे को तो फटाक से पता लग जाता है कि कहीं पे आइस है या नहीं है ना। तो मतलब बेसिकली वो मतलब घमंड कर रहा था कि मैं तो आइस को सूंघ सकता हूँ, है ना, लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, हालांकि वो टाइटैनिक डूब गया था वो बर्फ की चट्टान से टकरा के, पर क्यों इतनी बड़ी आइसबर्ग दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसका बेटा 90% जो पोर्शन होता है वो तो पानी के अंदर होता है, बाहर तो केवल 10% ही होता है। बाहर बहुत थोड़ा सा जो छोटी सी चट्टान दिखाई देती है बाहर, वो दिखने में तो छोटी है पर एक्चुअली अंदर उसकी रूट्स बहुत बड़ी हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़ा मास हो सकता है। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो आइसबर्ग मतलब जो होता है, जो एक बहुत बड़ा सा जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ही पानी में, मतलब जो बहुत थोड़ा सा ही बाहर क्यों दिखता है, ज्यादा पानी में क्यों होता है। पहली बात बेटा अब आपको ये क्लियर होनी चाहिए कौन सी चीज पानी के अंदर रहेगी, कौन सी चीज फ्लोट कर सकती, कौन सी चीज डूब जाएगी। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी अगर रोएस है, लिक्विड की रोएल है, तो बेटा अगर उसको पानी के अंदर धकेल दो एक बार,
और अगर वो ऊपर आना चाह रही है ना, ये रो एस है, ये रो एल, अगर रो एल वी जी जो बॉइंट फोर्स आएगा रो एल वी जी अगर ये बड़ा हो रो एस वी जी से, तो फिर क्या होगा बेटा, रो एल वी जी अगर बड़ा हो रो एस वी जी से, फिर तो ये ऊपर भागेगा, फिर तो ये फ्लोट करेगा। लेकिन अगर रो एस वी जी बड़ा हो बेटा, अगर रो एस बड़ा हुआ रो एल से, फिर क्या होगा, वेट ज्यादा हो गया, सॉलिड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू जी, वेट ब्लॉक का अगर ये ज्यादा हुआ फिर तो बेटा वो नीचे आके बैठ जाएगा। अगर रो एस रो एल से छोटा हुआ तो कंडीशन ऐसी रहेगी, तो बेटा वो उसको धकेल के ऊपर ले जाएगा। और अगर रो एस रो एल बराबर हुए फिर क्या होगा, फिर बेटा जितना ऊपर को फोर्स है उतना ही नीचे को कहीं पर भी कर दो पानी में वहीं इक्विलिब्रियम रहेगा, यहां रख दोगे तो यहीं रहेगा, यहां छोड़ दोगे तो यहीं रहेगा, नीचे कर दोगे तो यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, रो एस वीजी और रो एल वीजी बराबर अगर हो गए, रो एस वीजी और रो एल वीजी अगर बराबर हो गए फिर तो कहीं पर भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। और अगर रो एस छोटा हुआ तो पूरा अंदर करूंगा तो वो लिक्विड का फोर्स बढ़ जाएगा, रो एल वीजी बढ़ जाएगा, तो फिर तो वो बाहर निकल जाएगा। तो अगर रो एस रो एल से छोटा हो, जैसे लकड़ी हो तो थोड़ी सी ऊपर रहती है ना, प्लास्टिक की बॉल ऊपर रहती है ना, अगर कोई आयरन का ब्लॉक हो तो फिर तो वो नीचे चलता ही चला जाएगा, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब आती है बात बर्फ की। बेटा बर्फ की बात तो आपने सुनी ही होगी केमिस्ट्री में कि बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, इसीलिए बर्फ तैरती है। क्यों कम होती है बेटा पानी से डेंसिटी, क्योंकि बर्फ में कुछ वैक्यूल्स होते हैं, कुछ खाली जगहें होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है ना। तो बेटा आइस जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए आइस जो होता है वो फ्लोट करती है, आइस जो होती है वो फ्लोट करती है प्यारे बच्चों, है ना। कुछ पार्ट पानी में, कुछ पार्ट अंदर, कुछ पार्ट पानी में, कुछ पार्ट अंदर। कभी कभी बेटा आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। क्या पूछा जाता है प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। तो बेटा कैसे बताएंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, ध्यान से सुनते हैं। रो एस सॉलिड की डेंसिटी इंटू स्मॉल वी इंटू जी। मान लो जो पार्ट पानी के अंदर है वो स्मॉल वी वॉल्यूम का, कितनी वॉल्यूम का है, स्मॉल वी, और टोटल वॉल्यूम है कैपिटल वी, सॉरी रो एस इंटू कैपिटल वी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ सॉलिड इंटू जी उसका वेट, और रो एल अब जो पार्ट लिक्विड के अंदर है इंटू स्मॉल वी इंटू जी। बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये ऊपर को फोर्स है, ये अंदर को। तो बेटा मैंने आर्किमिडीज गलत तो कई बार बोल दिया, पर आर्किमिडीज सही कब कब है, जब बेटा मैं बस आपको इतना कह रहा हूं, जब एक ही लिक्विड हो और लिक्विड को और एटमॉस्फेयर का मिला के जो फोर्स है वो रो वीजी है। पूरा पानी के अंदर हो तो पक्का रो वीजी आएगा, है ना। और अगर कुछ पार्ट एयर में, तो बेटा एयर का भी तो फोर्स कंसिडर करना ही पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम में करने के लिए, तो एयर का और लिक्विड का मिला के जो फोर्स आता है वो रो एल वीजी आता है। ठीक है, ठीक है। डेरिवेशन देख लीजिए अगर कंफ्यूजन रह गई हो तो। बेटा डेरिवेशन अभी कराया था बेटा, ये ऑब्जेक्ट था, ये एच है, तो पी ए नीचे को आ रहा है और ऊपर को क्या आ रहा है, पी ए प्लस रो जी एच। अगर ये एच हेड है, पी ए प्लस रो जी एच है, पी ए कट जाएंगे तो नेट में ऊपर को क्या आ गया बेटा, लिक्विड और एटमॉस्फेयर का मिला के रो जी एच है। एच ए क्या हो गई, पानी के अंदर वॉल्यूम, रो वी जी। आया, बिल्कुल आया, आएगा कैसे नहीं भैया, आना ही पड़ेगा। चलिए मार्कर चेंज करते हैं, बेचारा मार्कर थक गया। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, रो एल वी जी ये ऊपर को फोर्स हो गया, है ना, और रो एस इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी ये नीचे को हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, मतलब फ्रैक्शन का मतलब था 1 में से। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, है ना, आज 120 हो गए, तो इंक्रीज आया 20 का। फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब 1 रुपए में कितने का इंक्रीज है, 100 में 20 का इंक्रीज, तो 1 में 20/100 0.2 का इंक्रीज। मान लो किसी की हाइट 5 फुट थी, 6 फुट हो गई, 5 फीट से 6 फीट हो गई, तो इंक्रीज तो 1 फीट का आया, 5 में 1 फीट का इंक्रीज है, 5 में 1 का इंक्रीज, तो 1 में कितने का इंक्रीज, 1/5 का। दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल इंक्रीज। फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब 1 में इंक्रीज। मान लो मेरा वेट पिछले साल था 50, है ना, अब हो गया 60, है ना, तो 10 का इंक्रीज आया 50 में, तो 1 में कितने का इंक्रीज आएगा बेटा, 10 का इंक्रीज आया 50 में, 50 से 60 हुआ, तो 10 का इंक्रीज आया 50 में, तो 1 में कितने का इंक्रीज आएगा, 10/50। आई होप मैं आपको समझा पाया। फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब 1 में इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज मतलब 100 में इंक्रीज। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, बेटा रो एस वी जी ये हो गया वेट,
ये बॉडी का वेट, सॉलिड की डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम v है, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ मतलब वॉल्यूम पानी के अंदर है, रो एल वी जी ये ऊपर को आया, रो एस वी जी ये नीचे को, और दोनों बराबर किया। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज कैसे बताएंगे, स्मॉल वी पानी के अंदर कैपिटल वी में से, तो वन में से कितना पानी के अंदर है, स्मॉल वी बाय कैपिटल वी, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, रो एस बाय रो एल, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन में भी। इस पे क्वेश्चन, थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेटा थर्मल एक्सपेंशन बनते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे मतलब कुछ ऐसा कुछ रोना होता है ना लफड़ा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉडी फैल जाती है ना, तो उसके कारण डेंसिटीज में भी चेंज आता है, तो फिर फ्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी यहीं पे आते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज कैसे निकालेंगे, पता लग गया, बिल्कुल लग गया सर, है ना। तो बस प्यारे बच्चों की मैंने आपको सिखा दी फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन लिक्विड। अब मैं कह रहा हूं बर्फ पिघलेगी, अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा। मान लो ग्लास में बर्फ है, बर्फ पिघल रही है, तो पानी का लेवल बढ़ेगा या कम होगा, सोचो 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 सोचो। देखो बेटा, अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी का लेवल ना बढ़ता है ना घटता है, आप ट्राई कर लीजिएगा, बर्फ पिघलेगी तो पानी का लेवल वही रहेगा। क्यों बेटा, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो ये बर्फ है ना, कुछ पार्ट पानी के अंदर है, कुछ पार्ट बाहर है। बर्फ ने कितना पानी को डिस्प्लेस करना है, अपने वेट के बराबर। बेटा बॉइंट फोर्स के वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इतने पानी का जो वेट है वो इतने बर्फ के वेट के बराबर होगा। इतनी पानी का वेट जो है बेटा, मेरी बात सुने, मान लो कि ये पेन बर्फ है, इतना पानी के अंदर और इतना बाहर है, पर इतने पानी को इसने डिस्प्लेस किया है, इतने पानी का जो वेट होगा ना वो बॉइंट फोर्स है, और इसका जो वेट है वो इतना वेट है, बर्फ का वेट, इतनी बर्फ का वेट, इसका मतलब इतने पानी के वेट के बराबर, क्योंकि इतने पानी का वेट बॉइंट फोर्स है और वो इसको बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में रखा है। इतने पानी का जो वेट है वो बॉइंट फोर्स है और वो इतने बर्फ के वेट को बैलेंस कर रखा है, मतलब इतनी बर्फ का वेट इज इक्वल टू इतने पानी का वेट, मतलब इतना बर्फ जब पानी बनेगा तो इतना पानी बनेगा, वो इसी में समा जाएगा। नहीं आया, ये थोड़ा सा आने में पहली बारी में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, जो मतलब ये टॉपिक जो मेरा चल रहा है काफी आसान है, पर कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा चमकता नहीं है, तो आइए फटाफट से समझते चलते हैं, चीजों को क्लियर करते चलते हैं। मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी के अंदर है और कुछ पोर्शन पानी के बाहर भी है। अब बेटा इतने बर्फ का जो वेट, इतना जो पानी का वेट है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इतने पानी का वेट बॉइंट फोर्स है, और उसने इतनी बर्फ को संभाला है, इतनी बर्फ का वेट ये नीचे को है, ये बर्फ का वेट नीचे को है, आइस का वेट नीचे को है, मास ऑफ आइस इनटू जी ये नीचे को है, और इतने पानी का जो वेट होगा, इतने पानी का वेट, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी ये ऊपर को है, तो इतने पानी का वेट, अब ये है इक्विलिब्रियम में, तो इतने आइस के वेट के बराबर है, मतलब जब इतना आइस पानी बनेगी तो इतना बनेगी। आइस में वैक्यूल्स होते छोटे 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 छोटे, मतलब आप समझ लो एयर ट्रैप्ड है, मतलब होल्स हैं उसमें। बेटा आप देखिएगा आइस को, मतलब टॉर्च मार के भी आपको दिख जाएगा। ऐसा होता क्यों, हल्का सा अगर अंदाजा दूं तो ऐसा बेटा इसलिए होता है, मतलब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हेनरीज लॉ। होता क्या है बेटा, एयर ना मतलब लगातार डिसॉल्व होती है बेटा लिक्विड में, है ना, मतलब वाटर में भी डिसॉल्व होती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादा डिसॉल्व होती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कम डिसॉल्व होती है ना। क्योंकि मतलब जब टेम्परेचर कम होता है तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स अंदर गए, लगातार एयर के मॉलिक्यूल जाके टकरा रहे अंदर गए, तो वो बेटा बाहर निकलने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी तो बाहर निकल जाएंगे। ठंडा है मतलब वेलोसिटी कम है, बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि कुछ सरफेस टेंशन है जो बाहर नहीं जाने दे रहे। तो प्यारे बच्चों मतलब जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी सॉल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा होती है ना। दूसरा वो गैस की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा कि वाटर के साथ कितना अच्छा बॉन्ड बना सकती है। बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, जितना टेम्परेचर कम होता है ना, एयर घुसती चली जाती है पानी में, तो जब बर्फ बनता है तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, और जब पिघलता है, यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स हैं, यही जब बर्फ पिघलेगी तो वही छेदों में ऊपर वाला पोर्शन घुस जाएगा और पानी का लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा।
पानी का लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूं, इतने बर्फ का जो वेट है वो नीचे को लग रहा है और इतने पानी का जो वेट है वही बॉइंट फोर्स है। इतना पानी डिस्प्लेस्ड है, इतने पानी का जो वेट है वो ऊपर को, और ये इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इतने पानी का वेट इतनी बर्फ के वेट के बराबर है। इसका मतलब इतना बर्फ जब पानी बनेगा तो इतना पानी बनेगा, तो वो उसी में ही समा जाएगा। तो बेटा पानी, बर्फ अगर पानी बनेगा तो लेवल ना बढ़ेगा ना लेवल घटेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे अभी बॉइंट फोर्स पे, बस थोड़ा सा समझते चलिए, बढ़ते चलते हैं आगे। आइए एक और इसी तरीके की चीजें लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बोट है, ठीक है, बोट है और बोट में खूब सारे आयरन की मतलब गोले भरे, आयरन के गोले है ना, मतलब आयरन स्फीयर्स, आयरन के स्फीयर्स है किसी बोट में, है ना, और ये बोट जो है वो फ्लोट कर रही है। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर ये आयरन के गोले अगर बोट से निकाल के बाहर फेंकेंगे, आयरन के गोले अगर बोट से निकाल के बाहर फेंकेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, कोशिश करें मेरी बात समझने की। वैसे अगर आप प्रोसेस को उल्टा समझेंगे तो आसान रहेगा। मान लीजिए आयरन के गोले नीचे होते हैं, यहां पे छोटा सा फिगर बना रहा हूं, मान लो ये बोट है, ये आयरन के गोले नीचे होते हैं। इसको अगर आप उठाएंगे तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। मान लीजिए रस्सी से पकड़ के खींचना, उठाया और बोट में डाल दिया तो ये बोट को नीचे धकेल देगा, लग तो रहा पानी ऊपर आ जाएगा। बोट नीचे जाएगी तो पानी को ऊपर खींचेगी। बेटा देखो, जब ये पानी, जब ये बर्फ, सॉरी, जब ये आयरन के गोले, जब ये आयरन स्फीयर्स बोट में हैं, ये डूब नहीं रहे हैं, इन्होंने अपने वेट के बराबर वाटर के वेट को डिस्प्लेस किया। इन्होंने अपने वेट के बराबर वाटर के वेट को डिस्प्लेस किया। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कोई भी बॉडी अगर तैर रही है, अगर कोई फ्लोट कर रहा है, तो जितना इस बोट का वेट होगा उतना ही तो इस पे बॉइंट फोर्स आ रहा होगा। बोट में बोट का सामान के साथ जो वेट होगा उतना ही तो बॉइंट फोर्स आ रहा होगा। अब सोचो ये अगर आयरन की बॉल अगर अंदर जाएगी, पहले क्या था, पहले इसकी वॉल्यूम V है और आयरन की डेंसिटी मान लो D है, तो V इंटू डी इंटू जी, और जितना इसका वेट है उतना ही तो इस पे बॉइंट फोर्स। इसके कारण कितनी वॉल्यूम लिक्विड की डिस्प्लेस्ड होगी, मान लो V डैश, तो रोहो V डैश जी। अब बेटा सोचिए, रोहो जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो तो आयरन की डेंसिटी से कम होती है। अब अगर रोहो इंटू V और V इंटू डी बराबर है, तो बेटा अगर रोहो कम है D से तो V डैश तो ज्यादा होगा ना, V डैश तो V से ज्यादा होगा। मतलब पहले अपनी वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखी है, और जब निकाल के पानी में फेंकूं तो अपनी वॉल्यूम के बराबर की। पहले वॉल्यूम से ज्यादा डिस्प्लेस कर रखी थी अपनी, अब वॉल्यूम के बराबर कर रखी। पहले ज्यादा लिक्विड को धकेल रखा था तो पहले वाटर ज्यादा ऊपर था, अंदर गया तो अपनी वॉल्यूम के बराबर धकेल रखा है, तो अब उतना ऊपर नहीं रहेगा, अब वाटर लेवल नीचे आ जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं बेटा बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जो एक आयरन का गोला है उसकी वॉल्यूम V है, वॉल्यूम, और उसकी जो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है आयरन की, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये वेट हो गया। जब ये पानी में और जितना इसका वेट है उतना ही तो बॉइंट फोर्स आ रहा होगा, तो इसने कितनी वॉल्यूम को पानी के डिस्प्लेस कर रखा है, मान लो V डैश, तो V डैश इंटू रो इंटू जी, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है जो बराबर है। डेंसिटी पानी की कम होती है बेटा आयरन से, तो अगर ये चीज कम है तो ये चीज ज्यादा होगी इससे, तो V डैश जो है वो V से ज्यादा है। मतलब पहले जो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखी थी पानी की, वो अपनी वॉल्यूम से ज्यादा डिस्प्लेस कर रखी थी, और जब पानी में जाएगा तो इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। पहले ज्यादा वॉल्यूम को धकेल रखा था। आप सोच के देखिए बेटा, आपके पास ना एक आयरन का गोला है, ठीक है, आपके पास छोटी सी बोट है, एक छोटे से अपने टब में, छोटी सी बोट है और छोटे से टब में। आप सोचो, आप पानी में अगर वो आयरन का ब्लॉक डाल दो तो वो डूब जाएगा, पर अगर बोट में डालोगे तो नहीं डूब रहा मान लो, तो बेटा बोट ज्यादा अंदर जाएगी और ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करके, तभी तो उसी के वेट के बराबर वाटर जब डिस्प्लेस होगा, उसी के वेट के, ब्लॉक के वेट के बराबर जब वाटर डिस्प्लेस होगा और फिर वो नहीं डूब रहा, उस केस में डूब गया मतलब उस पर फोर्स जो आया वो उसके वेट के बराबर नहीं आया,
जब नहीं डूबा तो उसके वेट के बराबर है। तो मतलब पहले कम आया था, पहले कम पानी डिस्प्लेस हुआ था तभी तो डूब गया। अब बाद में ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो तो अगर बोट में डालोगे तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा और वाटर लेवल ऊपर रहेगा, और उसको उठा के पानी में डाल दोगे तो बेटा कम पानी डिस्प्लेस करेगा, इसीलिए वो डूब जा रहा है ना। तो बेटा अगर बोट से उठा के आप आयरन के ब्लॉक्स अगर पानी में डालोगे तो पानी का लेवल बेटा क्या हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा। जब बोट के अंदर है तो ज्यादा पानी को धकेल रखा, पानी का लेवल ऊपर है, बोट से निकाल के अंदर डालोगे बोट ऊपर हो जाएगी, पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए ऐसा करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं छोटा छोटा। अगर मान लीजिए बोट में ऐसी कोई चीज है जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, जैसे मान लो लकड़ी है ना, या प्लास्टिक की बॉल्स हैं जिसके अंदर हवा होती है, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लोट कर सकती है पानी में, फिर क्या होगा बेटा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसको उठा के पानी में डालोगे तो क्या होगा बेटा। देखो अभी भी वो फ्लोट कर रही है, और अगर इसको उठा के आपने पानी में डाल दिया, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, अभी भी वो फ्लोट करेगी पानी में, उसने तो डूबना ही नहीं है। तो पहले भी उसने अपने वेट के बराबर पानी के वेट को डिस्प्लेस करा था, अभी उसने अपने वेट के बराबर पानी के वेट को डिस्प्लेस कर रखा है। पहले भी उसने अपने वेट के बराबर पानी के वेट को डिस्प्लेस किया था, अब भी उसने अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर दिया, तभी वो फ्लोट कर रही है। दोनों कंडीशन बराबर फ्लोट कर रही है, दोनों कंडीशन में बराबर वेट डिस्प्लेस्ड है वाटर का, तो दोनों कंडीशन में पानी का लेवल वही रहेगा, भले वो अंदर हो भले वो बाहर। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, फिर अगर उसको पानी में डालोगे तो भी वो नहीं डूबेगा, और इसके अंदर भी नहीं डूब रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको अगर बाहर भी रखोगे तो भी उसने अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस किया, और पहले भी अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रखा था। तो बेटा ना तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना पानी का लेवल घटेगा, पानी का लेवल विल रिमेन एज इट इज। अब जो बेटा मैंने बात करी अभी आपके साथ बोट के साथ, अब वो बोट लकड़ी की हो या बोट आइस की हो, बात तो एक ही है। देखो प्यारे बच्चों, कहना क्या चाह रहा हूं, यही क्वेश्चन को अब उल्टा बनाया जाएगा। उल्टा क्या बनाया जाएगा, कह देंगे वाटर के अंदर, आइस के अंदर एक गोला है, वो आयरन का भी हो सकता है, वो लकड़ी का भी हो सकता है। देखो प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, पानी का लेवल बर्फ पिघलने में बढ़ेगा या घटेगा, आयरन का है या लकड़ी का है। देखो अगर खाली प्योर आइस होते तो बढ़ता ना बढ़ता ना घटता। क्यों, क्योंकि इतनी आइस का जो वेट है, क्योंकि इतनी आइस का जो वेट है, इतनी आइस का जो वेट है और इतने वाटर का जो वेट है वो बॉइंट फोर्स है, वो उसके बराबर ही है। तो इतने वाटर का वेट और इतनी आइस का वेट बराबर है, इसका मतलब जो इतनी आइस वाटर बनेगी तो इतना ही वाटर बनेगी, तो उसी में समा जाएगी। पर बेटा सोचो, अब आपने इसमें अगर आयरन डाल दिया और अगर ये फ्लोट कर रही है, तो पहले आयरन फ्लोट कर रहा था, पहले उसने अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रखा था, उसके वेट के बराबर वाटर का जो वेट होगा उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर आयरन अगर उसके अंदर था, बोट के अंदर था या आइस के अंदर है, दोनों केस में आयरन डूब नहीं रहा है, तो बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, ये उसका वेट है, रो वी जी ये पॉइंट फोर्स है, ये बराबर है। जो उसने अपने कारण डिस्प्लेस किया है, रो कम है इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस ज्यादा है, उसकी वॉल्यूम से ज्यादा उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करी हुई, मान लो वी डैश लिक्विड की, जब वो पिघल जाएगी तो बेटा अब अपनी वॉल्यूम के बराबर करेगा। तो पहले ज्यादा धकेल रखी थी, बाद में कम धकेल रखी है, तो लिक्विड को कम धकेला तो लिक्विड लेवल नीचे है, पहले ज्यादा धकेला तो लिक्विड लेवल ऊपर, कम धकेला तो लिक्विड लेवल नीचे। तो अगर आयरन होगा तो क्या होगा बेटा, पानी का लेवल घट जाएगा, पानी का लेवल घट जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, याद रखने का तरीका क्या होगा, ये था आपने इस पे आयरन डाला तो आयरन तो इसको डुबा दिया, आयरन इसको पानी के अंदर ले आया, मान लो ये मान लो कंटेनर है, आयरन के कारण आइस डूब गई। अब जब आइस पिघलेगी तो उसमें वैक्यूल्स है, तो वो पानी जब उसको भरेगा तो पानी का लेवल तो नीचे आना तय है, पानी का लेवल तो नीचे आना तय है, ऐसे सोचना। और अगर लकड़ी हुई, अगर कोई ऐसी चीज हुई जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, अगर मान लो ये वुड हुई जिसकी डेंसिटी वुड और ये वाटर, चलो वाटर लिख देते हैं और वुड लिख देते हैं,
वुड वुड है तो बेटा पहले भी वुड फ्लोट कर रही थी, और जब ये पिघल जाएगा तो भी वुड फ्लोट करेगी। पहले भी उसने अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस किया, बाद में भी, तो पानी का लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। एक बार ऐसा करेंगे बेटा, ये जितना भी मैंने आपको बताया है एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने का फायदा भी बेटा तभी है जब आप चीजें जो जो बताते जा रहा हूं वो अच्छे से आपको क्लियर होती चली जाए, है ना। आज केवल और केवल बेटा मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया है या बॉयंट फोर्स पढ़ाया है ना। तो बेटा इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आगे पढ़ाने में मजा भी आएगा। तो बेटा आपका आज का काम यही है। आज टॉपिक ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन टॉपिक थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, बहुत ध्यान से आपको रिवाइज करना पड़ेगा तभी मजा आएगा, है ना। कल के लेक्चर में इसी बॉयंट फोर्स को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो बेटा बस तब तक के लिए बस आपको इतना ही कहूंगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बेटा मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं। हर साल बेटा हम एक ही चीज़ देखते हैं, जो बच्चे कामयाब होते हैं बेटा उनमें जिद होती है कि मेरे को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो बेटा जिद आप में भी होनी चाहिए कि मेरे को सीखना ही सीखना है, मुश्किल लग रहा है तो भी सीखना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। मुलाकात होती है कल आप लोगों के साथ।